गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू IITN सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला आपका इस जीएस के लेक्चर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग घर पे आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा, आज हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे। संविधान सभा, संविधान सभा किसकी संस्तुति पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन, जो कि मार्च 1946 में भारत आया था। इसमें 3 मेंबर थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इन तीनों का अध्यक्ष जो पेंथिक लॉरेंस था। AB अलेक्जेंडर ब्रिटेन में एक नेवी का मंत्री था और क्रिप्स ट्रेड व्यापारी था और पेंथिक लॉरेंस भारत का सचिव था। वो तीनों मेंबर भारत आए थे और भारत की उन्होंने संविधान सभा बनाई और संविधान सभा बनाने के बाद भारत के विभाजन के लिए भी अग्रणी रहे। संविधान सभा बनने के बाद 389 सीटों पे वोटिंग हुई, जिसमें 292, 93 और 4। 292 हमारे ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, ब्रिटिश प्रांतों से। यार मेरी राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। 93 देसी रियासतों से आए थे और 4 हमारे कमिश्नरी क्षेत्र थे। जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो बलूचिस्तान, अजमेर, दिल्ली और कुर्ग। कुर्ग हमारा आज कर्नाटक का इलाका है। ये 4 हमारे कमिश्नरी क्षेत्र थे और इसमें 93 सीटों पे वोटिंग नहीं हुई थी और 296 सीटों पे वोटिंग हुई थी। यह भी क्वेश्चन फैक्ट याद रखना कि संविधान सभा की कितनी सीटों पे वोटिंग नहीं हुई थी, 93, और कितनी सीटों पे वोटिंग हुई थी, 296। इसके बाद संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और सबसे लास्ट हुई थी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के लिए टोटल 12 बैठकें हुई, जिसमें से 15 महिलाएं शामिल थीं। पहली महिला अम्मू स्वामीनाथन और आखिरी महिला विजयलक्ष्मी पंडित थी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम रसूल थी। पहली मीटिंग हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष हमारे सचिदानंद सिन्हा साहब बनाए गए थे। उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम रसूल ने हिस्सा लिया था। 211 मेंबर पार्टिसिपेट किया 211 मेंबर ने, और मुस्लिम लीग उसमें नहीं गई थी। विंस्टन चर्चिल ने इसको बिना शादी की दुल्हन, और सर साइमन ने इसे एक धर्म की सभा कहा था और वो धर्म हिंदू धर्म था। इसके बाद डेट आई 11 दिसंबर 1946, जिसमें राजेंद्र प्रसाद हमारे स्थायी परमानेंट प्रेसिडेंट बनाए गए, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, और उसमें 324 सदस्यों ने भाग लिया। और उसके बाद हमारी डेट आती है 13 दिसंबर 1946, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन को उन्होंने पेश किया। उसके साथ ही उन्होंने झंडे का भी प्रस्ताव रखा था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 होगा। उसके बाद प्रस्तावना को भी पेश किया। प्रस्तावना को उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुई थी। उसके बाद प्रस्तावना ही भारत का एक अभिन्न अंग मान ली गई थी। इससे संबंधित भी 2 से 3 केस हम लोग डिस्कस करेंगे। R बोम्मईवाद, केशवानंद भारतीवाद और बेरुवाड़ीवाद। आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे और प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वसम्मति से राष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बने थे, ना कि निर्वाचन से। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति कब बने, तो वो 1952 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजेंद्र प्रसाद 1950 में जब राष्ट्रपति बने तो वो किसके द्वारा बनाया गया, तो सर्वसम्मति के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 12 साल का कार्यकाल था, जिसमें इन्होंने शुरुआत के 50 से 52 तक का जो सफर था, इन्होंने वो मनोनीत होकर पूरा किया। 1952 से लेकर और आगे 2 कार्यकाल तक इन्होंने निर्वाचित होकर राष्ट्रपति रहे थे। तो पहली बार राष्ट्रपति ये मनोनीत होकर गए थे और निर्वाचित होकर पहली बार राष्ट्रपति 1952 में गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। और प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन
हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना हम लोगों ने किस देश से ली थी। प्रस्तावना हम लोगों ने किस देश से ली है। तो अगर क्वेश्चन आए प्रस्तावना किस देश से ली गई है, तो उसका आंसर सीधा सीधा होगा आपका अमेरिका। अमेरिका। ठीक है, इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वो किस पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी। उनकी पार्टी का जो झंडा है वो भारत की किस पार्टी के झंडे से मिलता है? तो वो बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। अमेरिका में कितने स्टेट हैं? 50। अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7। अमेरिका के संविधान में कितने पन्ने हैं? 7। अमेरिका का संविधान कैसा है? बहुत कठोर संविधान है। कठोर और लचीले संविधान में क्या अंतर होता है आपको पता होना चाहिए। जो हमारा कठोर संविधान होता है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, और जो लचीला संविधान होता है उसमें आप बहुत जल्दी संशोधन कर सकते हैं। भारत का संविधान एक कठोर और लचीला संविधान है, क्योंकि इसमें आप जल्दी संशोधन नहीं कर सकते हैं। संशोधन करने के भी 3 तरीके हैं, जो कठिनाई भी होती है और सरलता भी है ना। तो दोनों कठोर भी और लचीला भी है। अमेरिका में जो सीनेट है वो भारत के किस सदन के बराबर है? और राज्यसभा। अमेरिका के सीनेट में कितनी सीटें हैं? 100। सबसे बड़ा अमेरिका का राज्य कौन सा है चुनाव की दृष्टि से? चुनाव की दृष्टि से कैलिफोर्निया। ठीक है, अमेरिका का ऐसा एकमात्र ऐसा राज्य जिसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। आपको पता होगा अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्य की नागरिकता अलग है। अमेरिका का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, क्या आपको पता है? उसका नाम है एम्बला। एम्बला। उस संविधान में 4.5 लाख शब्द हैं। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमारे अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा अमेरिका से ली गई है। अगर सॉरी, प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, वेरी सॉरी, भाषा नहीं बेटा, प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से ली गई है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है, प्रस्तावना हमारी कहां से ली गई है? अमेरिका से। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि प्रस्तावना जो है भारत में किसने पेश की थी? तो आपका बिल्कुल अच्छा आंसर होगा उसमें जवाहरलाल नेहरू। किसने पेश की थी? जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की थी, तो वो मोतीलाल नेहरू थे 1928 में। ठीक है, प्रस्तावना किसने पेश की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश की थी? 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश की थी। वो संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक। उसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन थे, क्या आपको पता है? संविधान सभा के 2 अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके उस पर कमेंट करें, अगर आपको पता हो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया, जो 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू साहब ने पेश किया था, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना पास हो गई थी। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा द्वारा जो प्रस्तावना पास की थी उसमें कितने तरह के न्याय थे? भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के न्याय, याद रखना। भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को दर्शाया गया है। पहला न्याय कौन सा है? सामाजिक। दूसरा न्याय अपना कौन सा है? आर्थिक। तीसरा न्याय कौन सा है? राजनैतिक। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा न्याय है जो भारत की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। ऑप्शन देता है आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय और कानूनी न्याय। तो कानूनी न्याय सही आंसर होगा, क्योंकि कानूनी न्याय के बारे में प्रस्तावना में कोई जगह नहीं है। प्रस्तावना में सिर्फ 3 प्रकार के न्याय को दिखाया गया है। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस हमारी प्रियम्बल में है। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। फर्स्ट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, लीगल जस्टिस के लिए प्रस्तावना में कोई जगह नहीं है, याद रखना। और इसके बाद हमारे एक क्वेश्चन आता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो शब्द हैं वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं।
जो वर्ड है हमारे वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें न्याय तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, बट उसमें जो शब्द अरेंज किए गए हैं, शब्द अरेंज किए गए हैं वो कितने हैं। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हमने आपको बताए थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। 3 प्रकार के न्याय हमने आपको बताए थे कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के न्याय है। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो वर्ड अरेंज किए गए थे, जैसे संपूर्ण, प्रभुता, संपन्न, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, इस टाइप के जो वर्ड हैं उनका अरेंजमेंट क्या है। संविधान की प्रस्तावना में जो ये वर्ड दिए गए स्पेशल हमारे राज्यों के लिए, कि राज्यों के लिए जरूरी है कि हर एक राज्य प्रभुता संपन्न होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा और लोक गणराज्य होगा। ये जो हमारे वर्ड 4 अरेंज है ना, इनका अरेंज ऑर्डर पूछता है कि कौन सा ही अरेंज ऑर्डर सही है। तो उसके लिए हम ये आप याद कर लेना भाई कि ये अरेंजमेंट ही आपको पूरा याद करना है। इसमें है प्रभुता संपन्न, पहले आता है भाई प्रभुता संपन्न, प्रभुता संपन्न के बाद आता है समाजवादी, प्रभुता संपन्न के बाद आता है समाजवादी, समाजवादी के बाद आता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, और इसके बाद लास्ट हमारा आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना में जो वर्ड यूज किए गए हैं ये राज्यों के लिए हैं। ये बात भाई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये वर्ड प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बोले गए हैं, ये किसके लिए बोले गए? तो ये भाई राज्यों के लिए बोले गए कि भारत में जो राज्य होंगे वो इन कॉन्सेप्ट पे अपना काम करेंगे। किसी भी राज्य का अपना पर्सनल कोई धर्म नहीं होगा, है ना। सभी राज्य समाजवादी और प्रभुता संपन्न का काम करेंगे और हर राज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ओर अग्रसर होगा। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है कि भाई प्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि हम अपने आप में सक्षम हैं। ये राज्य के लिए भी है और पूरे सेंट्रल के लिए भी है, केंद्र के लिए भी है। याद रखना, जब राज्य शब्द का वर्णन संविधान में 2 तरह से होता है। जब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं और वहां राज्य शब्द का प्रयोग होता है, तो उस राज्य का मतलब होता है कि हम लोग भारत को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, भारत को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट जब राज्य शब्द का प्रयोग इंडिया के अंदर होता है, इंडिया के अंदर अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, जैसे भारत के अंदर अपना बात कर रहे हैं, तो वो राज्य जब आएंगे तो पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नागालैंड, असम, इस टाइप के राज्य आएंगे। बट अगर यही कॉन्सेप्ट हम इंटरनेशनल लेवल पे बोल रहे हैं तो उसमें राज्य का मतलब है कि इंडिया। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखना भाई। ठीक है, तो प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई प्रॉपर धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है कि राज्य में जितने भी पुरुष आदमी रह रहे होंगे, जितने भी पुरुष से मतलब है, नारी से मतलब है सभी, सब कुछ, मतलब उसमें चाहे जिस उम्र की नारी हो, चाहे जिस उम्र का पुरुष हो, है ना, सब अपने कल्याण के लिए अग्रसर रहेंगे। प्रभुता संपन्न का मतलब है कि भारत अपने आप सारे डिसीजन लेने के लिए सक्षम है, हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। समाजवादी का मतलब है इस समाज में हम लोग अच्छा प्रचार करेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम लोग किसी स्पेशल धर्म को नहीं मानेंगे। ये भाई सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संविधान में प्रस्तावना के शब्दों का क्रम लिखिए, या कौन सा क्रम सही है। तो प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता को बताया गया है। हमारे
संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। देखो कानून तो हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के हैं, सॉरी न्याय तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और हमने शब्दों को भी अरेंज कर लिया था, प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो याद रखना स्वतंत्रता भी हमारी 4 प्रकार की है। सबसे पहली स्वतंत्रता है विचारों की, थॉट्स, विचारों की स्वतंत्रता। जो प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो पहली स्वतंत्रता विचारों की, दूसरी है अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरी है हमारी विश्वास, और चौथी है धर्म। 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं भाई, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं को दर्शाया गया है, तो 4 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानताओं को दर्शाया गया है, कितने प्रकार की समानताओं को दर्शाया गया है। तो याद रखना हमारे संविधान में 2 प्रकार की समानताएं हैं, एक है प्रतिष्ठा, एक है प्रतिष्ठा और दूसरी है अवसर। 2 प्रकार की समानताएं, समताएं हैं। कितने प्रकार की समताएं हैं? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये हमने सारे जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं प्रस्तावना के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे अधिकतर क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हमारी प्रस्तावना के बारे में पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। उसके लिए हम लोग 2 वाद पढ़ेंगे, एक हमारा बेरुवाड़ीवाद, बेरुवाड़ीवाद जो हमारा 1960 में हुआ था, और एक हमारा आता है केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद जो केरल राज्य में हुआ था 1963 के सेशन में, ठीक है। अब देखो ये वाद क्या है, ये दोनों ही वाद हमारी प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं, ये दोनों ही वाद हमारी प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो आपका आंसर हुआ यस और नो, 2 में से एक ही आंसर होगा। तो जब बेरुवाड़ीवाद के बारे में पढ़ते हैं तो सीधा आंसर निकलता है नो, ठीक है। आप प्रस्तावना को संशोधित नहीं कर सकते हैं, प्रस्तावना में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना आर्टिकल 368 के तहत साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया था, है ना। तो बेरुवाड़ीवाद में क्लियर वर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि प्रस्तावना में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमारा केशवानंद भारतीवाद हुआ। केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद साहब हमारे एक केरल में एक मठ था, है ना, उसके मठाधीश थे। तो केरल की सरकार ने इनके मठ की संपत्ति को अपने अंडर में लेना चाहा, है ना। जैसे आज अपना वैष्णो देवी का मंदिर है, साईं बाबा का ट्रस्ट है, बहुत सारा चढ़ावा इसमें चढ़ता है, तो वो ट्रस्ट में जाता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर वो ट्रस्ट में जाता है, याद रखना, ठीक है। और उस समय 1963 के सेशन में केशवानंद भारती साहब के जो मठ में बहुत सारा चढ़ावा आता था, तो केरल सरकार ने सोचा भाई इसको हम अपने कंट्रोल में ले लें। तो इनके केशवानंद भारती साहब के एक वकील थे, नाना पालकीवाला, नाना पालकीवाला, नाना पालकीवाला के साथ बहुत सारे वकीलों की एक टीम थी। उन्होंने केशवानंद भारती के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से केस लड़ा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फाइनल डिसीजन आया कि क्या आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला हाँ, यस, आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसने कुछ
क्राइटेरिया भी फिक्स कर दिया। संशोधन देखो बेरुवाड़ी बाद में सीधा क्लियर बोल दिया गया आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसके बाद सारी बातें खत्म हो जाती हैं। केशवानंद भारती बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन संविधान के मूल ढांचे में, लेकिन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो, संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो, कोई चेंज ना हो। देखो दो आपके पास, आपको दो केस याद रखने हैं, बेरुवाड़ीवाद और केशवानंद भारतीयवाद। बेरुवाड़ीवाद में सीधा बोला गया कि क्या प्रेम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट डिसीजन है नो यू कांट। इसके बाद केशवानंद भारतीयवाद में फिर से वही क्वेश्चन उठा, नाना पालकी वाला जो वकील साहब थे, केशवानंद भारती के रेफरेंस में उन्होंने जब केस डाला तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा क्लियर वर्ड में बोला यस यू कैन बट यू कांट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलोगे, वैसे आपको संशोधन करना है आप करिए। उसके बाद ठीक है, ये दोनों केस समझ गए। अच्छा इससे रिलेटेड आपको हम एक बहुत अच्छा फैक्ट बता दें, लास्ट केबीसी का जो सेशन था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1 करोड़ का। 1 करोड़ का क्वेश्चन था कि इतिहास का ऐसा कौन सा मामला था जिसमें सबसे बड़ी संविधान पीठ बनाई गई थी। 1 करोड़ का क्वेश्चन था ये। इतिहास का ऐसा कौन सा मामला था जिसमें भारत की या संविधान की सबसे बड़ी पीठ बैठी थी। याद रखना ये वही केशवानंद भारतीवाद था, उसका आंसर केशवानंद भारतीवाद था। इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, 13 जजों की बेंच बैठी थी। और इसका जो डिसीजन आया था ना, डिसीजन 7-6 से आया था, इसका डिसीजन 7-6 से आया था, 7:6। मतलब 7 जजेस इसके फेवर में थे और 6 जजेस इसके फेवर में नहीं थे। तो भाई मेजॉरिटी ज्यादा हो गई तो ये केस पालकी वाला साहब जीत गए थे। ठीक है, याद रखना हिस्ट्री का सबसे ऐसा केस था जिसमें सबसे ज्यादा जजेस बैठे थे। 13 कितने जज थे? 13। और जो 13 जज में जो डिसीजन आया था वो 7/6 से आया था। 7 इसके फेवर में थे और 6 इसके फेवर में नहीं थे। ऐसे ही भाई एक अपना रिसेंट का केस जो 5 अगस्त अभी 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन मोदी साहब ने किया है, तो उसमें भी एक भाई केस चला था बहुत दिन तक, है ना, 20 साल केस चले, लगभग 20 साल से ज्यादा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं ना, 1500 में मत ले जाना बाबर में नहीं तुम कमेंट करो कि भैया ये तो 100 साल हो गया है। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद की बात कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में चला था, है ना। तो उसमें कितने जजों की बेंच बैठी थी, क्या आप बता सकते हैं? उसमें कितने जजों की बेंच बैठी थी और वो जो डिसीजन आया था वो कितने बाई कितने से आया था? याद रखना, अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके कमेंट करके नीचे बता देना कि अयोध्या डिस्प्यूट में इतनी जजेस बैठे थे और इतने से डिसीजन आया था, है ना। अगर बाय द वे आपको ना पता हो तो आप आज इधर देख लो। ठीक है, अयोध्या का जो मामला हुआ था तो उसमें हमारे 5 जजों की बेंच बैठी थी। कितने? 5 जजों की बेंच। और वो जो मामला आया था ना 5-0 से आया था। इसी को हम लोग बोलते हैं वॉश आउट, मतलब सर्वसम्मति। जो विपक्ष था बिल्कुल वॉश आउट हो गया था सर्वसम्मति से, है ना, ये पास किया गया था सर्वसम्मति से, है ना। जब हम लोग यूपीएसआई के लिए पढ़ेंगे, अभी हम बहुत जल्दी वीडियो डालना शुरू करेंगे, तो हम सारे आपको केसेस के बारे में स्टडी कराएंगे, सारे केसेस के बारे में आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। इतना याद रखना, अयोध्या का जो मामला था तो वो 5 जजों की बेंच उसमें बैठी थी और वो जो मामला आया, डिसीजन आया था वो सर्वसम्मति मतलब 5-0 से आया था। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक संवैधानिक पीठ होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, उसमें कितने जजों का होना जरूरी है, कि मतलब इतने जजों के बाद ही ये पीठ चल सकती है। याद रखना, जो भी संवैधानिक पीठ होती है, जो भी संवैधानिक पीठ होती है, संवैधानिक पीठ से मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसमें कम से कम 5 जज होना बहुत जरूरी है।
5 जज। और याद रखना, जब ये भी कुछ फैक्ट याद रखना कि कोई भी जब पीठ बनाई जाती है, बेंच बनाई जाती है, तो हमेशा ऑड नंबर में ही होती है, हमेशा ऑड नंबर में ही होती है, मतलब विषम ही होती है ना। अच्छा, विषम क्यों होती है? बाय द वे, मान लो इन्होंने 6 जजों की बेंच बना दी और मामला 3-3 से आ गया, तब भी प्रॉब्लम है ना, टाई हो जाएगा। अब अगर ऑड नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है, तो भाई 7 में 4-3 होगा, जिसके पास 4 जाएगा भाई केस जीत जाएगा। तो याद रखना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है या जो भी पीठ बनाई जाएगी, उसमें जितने भी जजेस होंगे वो हमेशा ऑड नंबर में होंगे। या तो 3 जज होंगे तो फैसला 2-1 से आएगा, 5 जज होंगे तो 3-2 से आएगा, 7 जज होंगे तो 4-3 से आएगा। कभी भी इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि इवन नंबर अगर होगा तो मामला टाई भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना, संवैधानिक पीठ 5 जज, और वो भी पीठ, जो भी पीठ बनती है हमेशा ऑड नंबर में ही बनती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, दोनों केसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि प्रस्तावना, जो हमारी प्रियम्बल है, उसमें कितने बार अमेंडमेंट हुआ है, हमारी जो प्रियम्बल है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। ठीक है, तो याद रखना 42वां संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन जो हमारा हुआ था 1976 में, उसमें सिर्फ एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार ही प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुआ है। और वो संशोधन कब हुआ? 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट नंबर था? 42 अमेंडमेंट को ही हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, है ना। इसी को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान बोलते हैं, है ना। और इसके द्वारा ही प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड हमारे प्रस्तावना में 42 अमेंडमेंट 1976, जिसका दूसरा नाम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, में 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, याद रखना, जब आप बहुत अच्छा नॉलेज ले लोगे तो इसका एक तीसरा नाम भी निकल के आता है। एक तो 42वां संशोधन हो गया 1976, एक तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, है ना। और तो इसका ही दूसरा नाम स्वर्ण सिंह कमेटी भी देखा गया है ना। जब आप बहुत अच्छी किताबें पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ने में ये आएगा, है ना। तो अभी हम लोगों का काम सिर्फ रेलवे में या पुलिस में या यूपीएसआई तक में इतना ही चलेगा कि 42 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1976 में। इसका एक दूसरा नाम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद हमारे प्रस्तावना से इतने ही कॉन्सेप्ट निकलते हैं, है ना। इसके बाद हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया। इसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि संविधान का सलाहकार कौन था? हु इज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे BN राव, बेलिंगटन नरसिंह राव। BN राव का नाम था बेलिंगटन नरसिंह राव, BN राव। ठीक है, ये बहुत पढ़े हुए, बहुत पढ़े लिखे थे, इंटरनेशनल कोर्ट में ये जज भी रह चुके थे। ठीक है, एडवाइजर भी थे, जज भी थे। ठीक है, उसके बाद BN राव के बाद इसमें क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गए एडवाइजर, तो और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर का पूरा नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा, है ना। वह पर्सन कौन था जिसने आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपने हाथों से लिखा था? तो ये हमारे महान आदमी थे प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। ये बहुत अच्छे कैलीग्राफर थे, है ना, कैलीग्राफर जो बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हैं। अच्छा, एक देखो, प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान को लिखा था,
संविधान को डिजाइन किसने किया था? डिजाइन बहुत अच्छी सी डिजाइनें बनाई थी हमारे नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस साहब ने, नंदलाल बोस साहब ने संविधान के पन्नों पे डिजाइनिंग की थी। जैसे देखो हमारा ये एक संविधान का पन्ना है ना, और इसमें ये लिखा है, ये रायजादा साहब ने ये लिखा था सब, और इसके जो किनारे बाउंड्री ये सजावट वगैरह होती है ना, ये सजावट टाइप की ये नंदलाल बोस साहब ने की थी। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि पूरे संविधान में जो सजावट है ये हमारे जो जितने भी महान क्रांतिकारी हुए हैं, कैसे कैसी घटनाएं हुई हैं, उन सारी घटनाओं को इन्होंने चित्रण के द्वारा चित्रित किया है। ठीक है, पेंटिंग के द्वारा इन्होंने उसको मॉडिफाई किया है कि भाई ऐसे ऐसे हमारा संविधान ऐसे ऐसे बना था और ये घटनाएं हुई थी। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, रोड में पेंटिंग होती है स्वच्छ भारत अभियान की, है ना, ऐसे ही ये हुआ था। तो BN राव हमारे संविधान के सलाहकार थे, भीमराव रामजी अम्बेडकर हमारे संविधान के माता पिता थे, गार्जियन, और प्रेम बिहारी रायजादा ने हमारे संविधान को अपने हाथों से लिखा था। नंदलाल बोस ने संविधान के पन्नों की डिजाइनिंग की थी। याद रखना 254 निब पेन होल्डर लगे थे रायजादा को लिखने में, 254 निब पेन होल्डर, है ना। और उसके बाद जब इन्होंने लिखा था तब उस समय संविधान में हमारे 48,000 वर्ड थे, 48,000 वर्ड थे। 2015 में हमारे संविधान में 1,17,000 कुछ शब्द हुए, 1,17,869, और आज जो हमारा संविधान है इसमें 1.5 लाख वर्ड है, 1.5 लाख शब्द है। ठीक है, आज का जो हमारा संविधान है इसमें 1.5 लाख शब्द हैं। जब रायजादा साहब ने लिखा था तो 48,000 थे। जब 2015 में नरेंद्र मोदी आए, 14 में आए थे, और 15 में जब संविधान को देखा गया तो 1,17,000 शब्द थे, और आज की तारीख में हमारे संविधान में 1.5 लाख शब्द हैं। ठीक है, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग, याद रखना 22 भाग। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में है। अगर ऑप्शन आपको 25 आ जाए, याद रखना भाई 25 अगर ऑप्शन आ जाए तो भाई आप 25 को ही सही करोगे, चाहे 22-25 दोनों हो तब भी आप 25 पे ही जाओगे। अगर ऑप्शन 25 नहीं दिया गया तो आप 22 करोगे। ठीक है, इसके बाद 395 अनुच्छेद है, अनुच्छेद तो 395 लेकिन आज हमारे 465 प्लस अनुच्छेद इस समय हो चुके हैं। मूल संविधान है 12। 1935 के एक्ट में कितनी अनुसूचियां थी? 10। ठीक है, 1935 के एक्ट से हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद लिए गए? लगभग 250। ठीक है, 1935 एक्ट का दूसरा नाम क्या था? साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इतने सारे वन लाइनर फैक्ट हमारे निकल के सामने आ रहे हैं। BN राव, भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी रायजादा, नंदलाल बोस। याद रखना राजेंद्र प्रसाद ने किसको संविधान का पायलट कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसको संविधान का या संविधान सभा का पायलट कहा था? तो वो भी यही आदमी थे, भीमराव अंबेडकर के। बिना भीमराव अंबेडकर के हम संविधान को ना लिख सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर और संविधान को बनाने के लिए हमारे देश के जो नेता थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, कानूनी सलाहकार थे, कानूनी जानकार थे, उन्होंने कितने देशों की यात्राएं की थी? 60 देशों की यात्राएं। 60 देशों की यात्राएं उन्होंने की थी, 60 देशों की यात्राएं की थी। लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था, 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इसको हम लोग लगभग 3 वर्ष मान लेते हैं भाई, लगभग 3 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। ठीक है, संविधान को बनाने के लिए 14 समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे बड़ी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का दूसरा नाम है मसौदा समिति। इसमें 7 मेंबर थे। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इसके सदस्य भीमराव अंबेडकर साहब थे। ठीक है,
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 26 जनवरी ही हमारा स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका आंसर ये बनता है कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में नेहरू साहब ने रावी नदी के किनारे झंडा गाड़कर पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। याद रखना 26 जनवरी को ही हमारा दिवस क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी को ही हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे, है ना, झंडा गाड़कर स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसलिए हम लोग 26 दिवस को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, प्रस्तावना के बाद फिर हमारा 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक जो हुई थी संविधान सभा की, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था। ठीक है, मनोनीत कर सर्वसम्मति से, चुनाव नहीं हुआ था। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को झंडा अपनाया गया था, झंडा अपनाया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों ही अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। याद रखना, राष्ट्रीय गान जो हमारा है वो पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, और राष्ट्रीय गीत हमारा 1896 में पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये 3-4 फैक्ट आपके निकल के आ गए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बाद जो पाकिस्तान अलग हुआ था ना, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पहली बार पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाया गया, और जिन्ना साहब हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। याद रखना, जिन्ना जो थे ना, जिन्ना वो भारत के किस राज्य से बिलोंग करते थे? एक्चुअली तो वो कराची में रहते थे, लेकिन याद रखना गुजरात राज्य है ना, गुजरात राज्य के पास एक रियासत थी हमारी, गोंडल रियासत थी। उससे हमारे जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जिनकी मृत्यु टीवी के द्वारा हुई थी, गोंडल से बिलोंग करते थे। इसीलिए आज आपको पता है कि जो जूनागढ़ का डिस्प्यूट है ना, जूनागढ़ का डिस्प्यूट इसीलिए है क्योंकि गोंडल जो है वो जूनागढ़ से कुछ ही दूरी पर है ना, कुछ ही दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जूनागढ़ रियासत के अंतर्गत ही गोंडल आता था, है ना। तो इसीलिए जिन्ना जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे कि अगर वो पाकिस्तान में आ जाएगा तो हमारा जो जन्मभूमि है वो भी हमारे पाकिस्तान में आ जाएगा, जबकि जूनागढ़ कहीं से भी पाकिस्तान से अटैच्ड नहीं है। ठीक है, वो वाटरवे से जरूर पाकिस्तान में मिलता है, पानी के रास्ते से, लेकिन जियोग्राफिकल कंडीशन से वो मतलब कहीं से भी पाकिस्तान से अटैच्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारी बहुत सारी कमेटियां बनी थी, वो हमने डिस्कस भी कर लिया है कि संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, इसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? और इसके बाद तदर्थ समिति किससे संबंधित थी? तो राष्ट्रीय ध्वज से। परामर्श समिति किससे संबंधित थी? तो परामर्श समिति हमारे अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों से संबंधित थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारी समितियां थी। इसके बाद फैक्ट निकल के आता है कि जो पहले चुनाव हुए थे, अंतरिम मंत्रिमंडल, पहले चुनाव का अंतरिम मंत्रिमंडल, भाई पहला मंत्रिमंडल जो था, क्वेश्चन पूछा था कि देखो इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था और एक स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था। दोनों में डिफरेंस क्या है, हम लोग उसी पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम इतनी बात आप याद रखना कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके नाम एक दूसरा रिकॉर्ड भी है कि सरदार
सॉरी, बी आर अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री। भारत के पहले कानून मंत्री जो हमारे हैं वो भीमराव अम्बेडकर साहब हैं। भीमराव अम्बेडकर ही भारत के पहले कानून मंत्री थे, और इनके पास एक रिकॉर्ड ये है कि ये पहले ही ऐसे कानून मंत्री हैं जिन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिया था। इस्तीफा क्यों दिया था, उसका रीजन था हिंदू सिविल कोड। हिंदू सिविल कोड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। पहले अंतरिम मंत्रिमंडल बना था और एक स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला अंतरिम क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो गलती कहां करते हैं। जो अंतरिम मंत्रिमंडल था वो अलग था, और जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था वो अलग था। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, या स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था, शंकुमन शेट्टी टाइप के लोग, है ना। तो और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, या भारत का पहला कानून मंत्री कौन था। अगर भारत का पहला कानून मंत्री बोला जाए तो आप अंतरिम मंत्रिमंडल पे जाओगे, अगर स्वतंत्र शब्द लगा दिया जाए तो आप पहला मंत्री, उधर जो स्वतंत्र भारत का भी हम बताएंगे वो पहला मंत्रिमंडल पे आप जाओगे, ठीक है। तो हमारे दो मंत्रिमंडल बने थे, पहला हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल था और दूसरा हमारा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था। जो हमारा अंतरिम मंत्रिमंडल था वो 1946 में बना था, और जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था वो 1947 में बना था। इसमें क्वेश्चन बनता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल और भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। पहला प्रधानमंत्री तो आप सीधे बताओगे जवाहरलाल नेहरू, यहां भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था, तो सेम आप यही करोगे, विदेश मंत्री भी यही थे हमारे, जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, नेहरू। विदेश मंत्री कौन था, नेहरू। अगर क्वेश्चन पूछता कि भारत का पहला राष्ट्रमंडल मामले कौन देख रहे थे, भारत के पहले राष्ट्रमंडल मामले कौन देखता था, राष्ट्रमंडल के मामले, क्योंकि राष्ट्रमंडल है ना, तो वो भी हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रमंडल मामले किसके पास थे, जवाहरलाल नेहरू के पास। तो जवाहरलाल नेहरू के पास 3 डिपार्टमेंट थे, कौन कौन से, 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, और ये विदेश मंत्री थे, और ये राष्ट्रमंडल खेलों का डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि कृषि मंत्री कौन थे। कृषि मंत्री तो वो हमारे थे राजेंद्र प्रसाद, यहां भी राजेंद्र प्रसाद। कृषि मंत्री हमारे पहले राजेंद्र प्रसाद। इसी में दूसरा क्वेश्चन है खाद्य मंत्री कौन थे, तो सेम कृषि एवं खाद्य मंत्री हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, 1946 में भी और 1947 में भी। अगर इसमें तीसरा क्वेश्चन आ जाए, पहला गृह मंत्री कौन था, पहला गृह मंत्री कौन था, तो हमारे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री और पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री। पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। ये वही वल्लभ भाई पटेल हैं जिनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, ठीक है, गुजरात में साधु बेट द्वीप के पे, है ना। गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, याद रखना ये उप प्रधानमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, पहले सूचना प्रसारण मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद देखो ये तीनों कॉमन आ गए आपके। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। अगर स्वतंत्र शब्द लग जाए तो आप इस पे जाओगे, अगर स्वतंत्र शब्द ना लगे तो आप इस पे जाओगे, ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन चेंजमेंट कहां पे आता है। चेंजमेंट हमारा आएगा शिक्षा मंत्री में, कानून मंत्री में, है ना, कि कानून मंत्री पहले दूसरे थे फिर दूसरे बन गए। ये तो सेम है सारी चीज, तो इसीलिए हमने इसको पहले डिस्कस किया है। अब देखो हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है। तो पहले शिक्षा मंत्री है सी राजगोपालाचारी,
सी राजगोपालाचारी। और इधर स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, ठीक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। इसके बाद आता है भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो अगर पहले कानून मंत्री की बात करता है तो जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। और अगर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री की आप बात करोगे तो हमारे आ जाएंगे अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर। याद रखना, बी आर अंबेडकर का जन्म एमपी में हुआ था, है ना। और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान था और अपने जीवन के आखिरी समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे कानून मंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दिया। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला कानून मंत्री कौन था तो जोगेंद्र नाथ मंडल। याद रखना, भारत का पहला पूछा जाए तो जोगेंद्र नाथ मंडल। स्वतंत्र शब्द अगर लग जाए, स्वतंत्र शब्द, तो आप इस डाटा पे जाओगे, ठीक है। तो ये अब हम अगर आपसे पूछे कि भाई भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था तो जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद शिक्षा मंत्री, अब देखो इसमें शिक्षा मंत्री कौन था तो भाई पहले सी राजगोपालाचारी थे, उसके बाद अबुल कलाम आजाद थे। इसके बाद कानून मंत्री कौन था? पहले जोगेंद्र नाथ मंडल थे, फिर बी आर अंबेडकर थे। इसके बाद अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई श्रम मंत्री कौन थे, श्रम मंत्रालय किसके पास था तो राम। जब भाई काम करते हो तो राम की आवाज आती है तो भाई जगजीवन राम। जगजीवन राम हमारे पहले श्रम मंत्री भी थे और जगजीवन राम हमारे पहले स्वतंत्र भारत के भी पहले श्रम मंत्री थे, जगजीवन राम, ठीक है। तो ये डाटा आपको आई होप तैयार हो गया होगा। शिक्षा मंत्री और कानून मंत्री पे ये डिस्कशन होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, पहला कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल और पहला स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बी आर अंबेडकर, ठीक है। तो इतना भाई अंतरिम मंत्रिमंडल कब बना? 1946। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कब बना? 1947। तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए और भाई लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब तो करते ही रहिए, ठीक है।